आगे. So, good morning, friends. It is always a pleasure to be here amongst you in Kolkata. I really like the culture of Kolkata. So, always when I get an opportunity to be here, I always try to be here. Of course, ये जो टाइम होता है 15 दिन का सर इन दी बैंक ब्रांच ऑडिट. So, of course, there are a lot of requests, but at least you have some favorite branches where you want to go, you want to be invited. So I can only say that Kolkata is one of those branches where I always want to come. And Mayur Agarwal ji, the chairperson, Ravi Kumar Patwa ji, और पटवा जी के बारे में तो मैं स्पेशली कहूँगा कि सर आई हैव सीन हिम वर्किंग वेरी हार्ड इन काउंसिल. और जब भी उनको लगता है कि जी मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो वो हमेशा पुश करते रहते हैं कि भाई साहब आप करो. और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है सभी को पुश करते हैं एंड ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड. सो रवि कुमार पटवा जी, हरी राम जी एंड विष्णु रंजन जी एंड माई फ्रेंड्स हेयर. सर बैंक ऑडिट हमेशा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है. इंटरेस्टिंग इसलिए रहा है कि ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता, हम सबको आता है. एवरीबडी हैज़ स्टोरीज टू टेल ऑल्सो. तो मैं तो मजाक में ऐसे कहता हूँ कि जी अगर कोई स्पीकर नहीं आए किसी वजह से तो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के अंदर कम से कम 10 ऐसे लोग होंगे जो खड़े होकर आसानी से एक डिलीवर कर सकते हैं लेक्चर, और आपको स्पीकर की ज़रूरत नहीं लगेगी. सो इट्स नॉट अ टॉपिक विच इज़ अ रॉकेट साइंस विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ. इट इज़ नॉट अ न्यू लॉ, एवरीबडी नोज इट. The idea is to understand how we can do it practically in a better way. What are the changes which are going to be implemented in this year so we are aware of it. And also to understand कि effective audit कैसे किया जा सकता है. So I'll try to do all of them. When I talk about bank audit sir, तो एक कंसर्न हमेशा रहती है, और मैंने जब रवि जी की बात सुनी तो ऑफ कोर्स उन्होंने भी ये कंसर्न कही कि कहीं ना कहीं वी आर डूइंग अ गुड जॉब बट समहाउ वी नीड टू ऑल्सो इम्प्रूव इन व्हेन वी डू दैट गुड जॉब द अल्टीमेट रिपोर्ट वेदर इट इज़ अ एमओसी और अवर ऑडिट रिपोर्ट शुड रिफ्लेक्ट दैट गुड वर्क सर. प्रैक्टिकली प्रॉब्लम कहाँ पे है सर कि हम काम बहुत अच्छा करते हैं एंड फॉर सम रीजंस बिकॉज ऑफ दी कंसिडरेशंस फ्रॉम दी ब्रांच इन टर्म्स ऑफ कि भाई वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी छोड़ दो, या कई बार ऐसा होता है कि जी कि हमारे को लगता है कि जी वो फाइट करने वाले हैं, और होता भी है फाइट, ऐसा नहीं है, प्रेशर बिल्डअप किया जाता है स्पेशली व्हेन द ऑडिटर इज़ ट्राइंग टू पुट अ एमओसी. तो वो प्रेशर के अंदर बकल कर जाते हैं और कहीं ना कहीं हम वो एमओसी छोड़ के आ जाते हैं विच इज़ नॉट हेल्पिंग अस. फ्रेंकली इफ़ यू आस्क मी, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल फिगर, आई एम नॉट गोइंग टू fight an election, not especially in EIRC for that matter. But I can be very blunt. I can tell you, sir, one of the reasons why we are seeing a declining trend in bank branch audit is because the RBI feels that the bank system are so robust that the auditors are not finding any deficiencies when they conduct a branch audit. And because there are no deficiencies, there are no MOCs, the report is unqualified, then the requirement of having a branch auditor itself may not be required, which is not helping us sir, as a group of professionals. And if you ask me sir, तो मैंने जितना भी ऑडिट में काम किया और मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आई हैव नेवर फाउंड अ ब्रांच जिसके अंदर एमओसी की ज़रूरत ना पड़ी हो, जिसके अंदर किसी आरएच को, जेडएच को, क्रेडिट हेड को नीचे आके मेरे से डिस्कशन करने की ज़रूरत ना पड़ी हो. नॉट अ सिंगल ब्रांच सर. एंड फ्रेंकली आई एम श्योर विद द नॉलेज वी हैव वी कैन ऑल्सो अचीव इट एंड वी शुड अचीव इट सर. और मैं लाइटर टोन में कहूँ सर, यही एक तो ऑडिट है जिसके अंदर हमें ऑडिटर वाली फीलिंग आती है, इजंट इट. और सारे ऑडिट में तो कुछ क्वालिफिकेशन लिखनी है तो पहले ये टेंशन होती है कि यार अगर इनकम टैक्स वाले ने देख लिया तो मुझे ही जवाब देना है, तो क्या लिखूं और क्या ना लिखूं. और यहाँ पे ये टेंशन नहीं है सर. सो यू एक्चुअली गेट अ फीलिंग ऑफ एन ऑडिटर टिल यू साइन दी ऑडिट रिपोर्ट. ऑफ कोर्स उसके बाद तो नहीं मिलेगी वो फीलिंग, राइट. सो व्हाई टू वेस्ट दैट फीलिंग सर. प्लीज़ ट्राई, वी आर डूइंग अ गुड जॉब, let it get reflected in the actual result, which is the MOC and the audit reports, that what work was done
and frankly put it to the notice of the Reserve Bank of India that an auditor is required, a human element is required at the branches to ensure that the accounts represent the true and fair view, sir. If we do not do it, sir, then let me be very blunt, sir. What RBI is trying to do, we are in maybe some years, maybe we are going to see a decline in terms of that there may be a case where the branch statutory audit itself gets disappeared. So we have to actually get up, decide and start reporting on what we have done, sir. चलिए सर, now coming to the topic, sir. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको लेटर आ गया कौन सी ब्रांच को ऑडिट करना है, कुछ को आ चुका है, कुछ प्रोसेस में है, आ जाएंगे नेक्स्ट वीक तक स्पेशली। तो पहली चीज़ क्या करनी है जब लेटर आ जाता है, तो अब कोई कह रहा है कि जी मैंने तो मन्नत मांगी थी भगवान से कि जी मेरे को मिल जाए, लेटर आ जाए, तो वो भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। हाँ, एक्सेप्टेंस देनी है, हाँ राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज विच वी समटाइम्स फॉरगेट is writing to the previous auditor, taking a NOC, not a professional courtesy alone, it is a mandatory requirement. और अब तो आसान हो चुका है, ईमेल ही तो लिखना है, एक ईमेल लिख दीजिए। और हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली सर, वी ऑल्सो कॉल अप द प्रीवियस ऑडिटर। इफ़ यू अंडरस्टैंड सर, द फर्स्ट स्टेप इन एनी ऑडिट इज़ टू अंडरस्टैंड योर ऑडिटी, कि व्हाट इज़ माई ऑडिटी ऑल अबाउट, व्हाट एक्टिविटीज़ दैट इट डू, क्या इश्यूज रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं ऑडिट के दौरान, एंड हु कैन बी द बेस्ट पर्सन टू टेल यू दैट बट द प्रीवियस ऑडिटर विच हैज़ डन दैट ऑडिट द लास्ट टाइम, सर। तो डोंट ओनली ईमेल, मे बी ट्राई एंड कॉल अप दैट पर्सन, अंडरस्टैंड कि भाई किस तरह की ब्रांच थी, डिपॉजिट ज़्यादा थे, एडवांसेस ज़्यादा थे, किस तरह के एडवांसेस थे, एग्री थे, रिटेल ब्रांचेस थी, कॉर्पोरेट एडवांसेस थे, अंडरस्टैंड कि वहाँ पे क्या इश्यूज़ आपको मिले, क्या डिफ़िकल्टीज आई। अपने लोकल एरिया से बाहर जा रहे हैं तो ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पे रुकें, कहाँ पे खाना खाएं, और ये भी पूछ सकते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे घूमने की कौन कौन सी जगह थी, है ना। तो द लास्ट पर्सन हु हैज़ डन द ऑडिट मैम, उसको देना पड़ेगा सर। सो इफ इट इज़ an audited branch in between, the last person which has done the audit is the previous auditor and the NOC is to be taken from that person. तो ये भी पूछ सकते हैं सर कि घूमने की कौन कौन सी जगह है, राइट। द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि अगर उसने से 10 जगह गिनवा दी वहाँ पे घूमने की, तो दी ऑडिटर में भी ऑल्सो एन NPA सर, नॉन परफॉर्मिंग ऑडिटर, एंड विच वी नो एग्जिस्ट सर, ठीक है। तो हो सकता है मुझे 2 साल का ऑडिट करके आना पड़े, बट द आइडिया इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ डन द ऑडिट द लास्ट टाइम द नेचर ऑफ द ब्रांच। द सेकेंड एरिया विच वी कैन स्टार्ट डूइंग इज there are a lot of reports, so we are not the only auditor in a banking company, there are other auditors also. So there would be an internal inspection, there would be maybe a concurrent audit, a revenue audit, there may be a credit audit, there may be a system audit, there may be any other audit also. Please try and obtain those reports before you visit the branch, sir. So in any case you are required to go through those reports. LFAR के अंदर there is a point which asks you कि कौन कौन से audit हुए, whether you have considered the observations in those reports for the purpose of your own report. So it is very critical, sir, that you go through those reports. And then, sir, why to waste time? Because time limitation would always be there in case of a bank audit. So why to waste time sitting in your in the branch trying to go through these reports which may be very lengthy also. क्यों नहीं वो रिपोर्ट्स हम पहले मंगवा लें अपने ऑफिस के अंदर और उन रिपोर्ट्स को हम पहले पढ़ लें, उसके शॉर्ट नोट्स बना लें कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस रही हैं, क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज ऑब्जर्व हुई हैं उन रिपोर्ट्स के अंदर, सो दैट व्हेन यू एक्चुअली विजिट द ब्रांच यू आर एक्चुअली अवेयर कि किस तरह की डिस्क्रिपेंसीज पहले पॉइंट आउट हुई हैं. So it would help you in preparing for your audit. It would help you in terms of ensuring that कि आपको पता हो आपकी ब्रांच में क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, so that you can actually start looking at those issues right from day one itself, sir.
ठीक है सर. सो दिस इज वेरी क्रिटिकल. अब दूसरी बात आती है सर कि अब आपने एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया, रिपोर्ट्स भी पढ़ ली, तो वी टॉक्ड अबाउट, रवि जी टॉक्ड अबाउट दैट वी हैव टू इशू अ लेटर टू द ब्रांच, राइट. वन इज योर रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ कि भाई आप कैसे ऑडिट करने वाले हो, उसका फॉर्मेट गाइडेंस नोट के अंदर दे रखा है, एंड वन व्हाट यू रिक्वायर फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट. ठीक है, तो वो लेटर भी दे दिया. एक उस लेटर के अंदर एक बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट है सर, जो अगेन हम बहुत बार मिस कर जाते हैं और उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे. अगर मैं बैंक ऑडिट की बात करूं सर, तो LFAR इज प्रैक्टिकली अ बैंक ऑडिट चेकलिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ योर ऑडिट सर. So if you are able to complete your LFAR, you are able to practically do most of the activities which you are required to do in a bank audit. There is one activity which is not getting covered, of course, which is certificates, sir. So there is no mention of those certificates which we are signing in the LFAR. LFAR के अंदर otherwise काफ़ी हद तक it covers every area which we have to do in a bank audit. राइट. तो सर्टिफिकेट्स में इतना कंसर्न क्यों है सर? कोई बता सकता है व्हाट इज अवर ऑडिट रिस्क एज टू अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट? हाउ इज इट डिफरेंट टू एन ऑडिट रिपोर्ट सर? राइट, राइट. सो बेसिकली इसको ऐसे कहूँ कि ऑडिट रिपोर्ट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस, ट्रू एंड फेयर. वी आर नॉट सेइंग देयर इज नो एरर, वी आर सेइंग देयर इज नो मटेरियल एरर इन द सैंपल विच वी हैव टेकन, एंड सर्टिफिकेट इज ट्रू एंड करेक्ट, एंड सो एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस देयर इज नो एरर. तो रिस्क किसमें ज़्यादा है सर? सर्टिफिकेट. तो नेचुरली फिर उसमें रिस्क ज़्यादा, तो हम ज़्यादा चेक कर रहे होंगे उसे. नो सर. सो LFAR is silent about certificates. Because as part of the appointment letter, you get a list of documents which you are expected to sign, and which you sign when you give that acceptance letter, sir. You are accepting that letter, and whatever the document they are asking you to sign, verify and certify, you are accepting that terms and conditions, sir. But I am not too worried about it, sir. Frankly, if you ask me, the payment is not bad, sir, if you compare it with other cases. Of course, what bank has been doing over the years is they are asking the statutory auditor to certify a lot of things which are not part of the statutory audit itself. So that is always a concern. But apart from it, if the agreement provides for certain document and you are accepting that agreement, then you are required to sign it, sir. But then why a bank requires all those certificates? So some are required as per some guidelines, like interest subvention for agriculture would be required for the purpose of claiming that interest subvention itself. So they would require you to sign. Ultimately, what as a branch auditor you sign is not going to the Reserve Bank of India. It is used by the central statutory auditor as a base to sign their own certificate, which actually goes to the Reserve Bank of India or to the appropriate authority for that matter, sir. So you are required to sign. But my question remains, sir. तो अगर सर्टिफिकेट यू अंडरस्टैंड हैज़ मोर रिस्क, तो यू मस्ट बी स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन चेकिंग द सर्टिफिकेट लॉजिकली. ठीक है ना? ऐसे ही हो रहा है. विल आंसर दैट क्वेश्चन, बट पहले लेट मी आस्क एवरीबडी हेयर, तो कितने लोगों ने सर्टिफिकेट को ध्यान से चेक किया बिफोर साइनिंग सर? अच्छा, ओके. सो एनीवेज, डोंट आंसर, बट वी ऑल नो व्हाट इज द ट्रुथ सर, व्हाट इज हैपनिंग. एंड द प्रॉब्लम देयर इज these certificates are provided to us at the last moment after the audit is over, and we are expected to sign them without actually verifying it. And the reason which is given to us a lot of time is that these are system generated certificates, so there is no problem. There cannot be error to a system generated certificate, sir. So this is absolutely incorrect, sir. These certificates may have been printed through a system, but they are in a lot of cases not system generated. And then if you understand the risk is more in case when you sign a certificate,
please ask the branch. So we have been doing it, sir. We have been telling the branch in that requirement letter which we send कि sir, any certificate which you require us to sign as part of the audit, please provide a copy by this and this date. If you do not do so, we would not be able to sign it at the last, sir. So please pressurize them to provide all those certificates today when you are doing the audit. Check it and then only sign it, sir. If I come to interest subvention for agriculture, sir, if you ask me, I have never seen a correct certificate at the branch, sir. Never. Every time I check that certificate, there are multiple errors in it. And we will discuss about the certificate in 5 minutes so that I can try from my side to make you understand what are the issues. But if I am doing it and I am not finding a correct certificate, sir, so please believe that you are also signing it and those certificates may not have been correct, sir. So you need to be very careful. So we'll talk about certificates in a bit, sir. Right? And when we talk about certificates, also remember, sir, there is a guidance note of our institute on guidance note on certification for special purposes. Please download that guidance note from the RBI, from the institute website. Now, let's take an example. Interest subvention for agriculture. Can we do a 100% check, sir? No. So, if we are doing a check of say 10%, 10% would be also very huge. And we are certifying for 100%. Isn't it a problem, sir? Right? So this guidance note on certification for special purposes provide you a format which decreases your liability as an auditor from an absolute assurance to a reasonable assurance. So the language says that we have verified this certificate on a sample basis. This is the sample we have taken and these are the issues which we have noticed in the certificate, sir. Please use that format wherever, especially you are not able to check 100% before you sign that certificate, sir. Make it a point, sir. If you require, I'll forward that format which we have been using to the branch. They can forward it to you, but please do it, sir. किसी भी काम में सर, किसी भी काम में, and we understand more than anybody else. तो मैं मजाक में कहता हूँ थोड़ा लाइटर टोन में कि जब सीए कर रहे हैं तो कहा था सीए में पढ़ाई कर लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा. सीए करने के बाद पता चला पढ़ाई तो उसके बाद शुरू होती है ना? यस, राइट. और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगी हुई है, एक लॉ देती है, 1-2 साल के अंदर उस कुछ समझ में आना शुरू होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा समझ में आना शुरू होता है, तीसरा आ जाता है. और अभी आरबीआई ने भी शुरू कर दिया. तो 28 नवंबर को इफ़ यू सी देयर इज़ अ हैंडफुल ऑफ सर्कुलर्स विच हैव बीन इशूड विच आर रेलिवेंट फॉर यू, मोर देन 50 सर्कुलर्स. और उसके अंदर उन्होंने करीबन 2500 सर्कुलर दे हैव कोलेटेड एंड मेड अ सिंगल सर्कुलर. ठीक है, तो इस तरह की एक्सरसाइज उन्होंने की है. तो ऑफ कोर्स if I have to come and speak, I have to go through those circulars also. So in any case, so studying is very important and improving what we have been doing is also a part of our exercise. So certificates mein I will request, sir, I will feel that my time here, whatever time I am spending is fruitful if we start doing verification of certificates, we start using these formats before you sign it this year and going forward, sir. Right. So tell them, sir. Right. You see, frankly, sir, what happens is, how am you are asking going, see, ultimately, if you are going to ask on an oral basis from the branch, they would give you an oral reply, sir, कल देता हूँ, आ रहा है, अभी बना नहीं है. Please send an email. We have been doing it for many years now, sir. We send an email first to the branch. Next time, branch and the controlling office. When you send 3-4 emails, and what we have been doing, sir, to create pressure, first email, simple email, second one, reminder 1, second reminder 2,
third reminder 3, when he starts to see that number going up, any branch manager is worried sir कि डांट पड़ने वाली है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, ऑडिटर डॉक्यूमेंट मांग रहा है और आप प्रोवाइड नहीं कर रहे. एंड देन एनी ब्रांच मैनेजर वांट्स टू सी योर बैक sooner than later. So the first question they ask you when you visit a branch is, sir कितने दिन का प्रोग्राम है, isn't it? So they don't want you to be there. तो keep on telling him, sir आप ये डॉक्यूमेंट दे दोगे तो मेरा ऑडिट जल्दी पूरा होगा और मैं जल्दी चला जाऊंगा. That this is what he wants. So give him that, isn't it? So I can tell you sir, we have been successful in taking all these certificates at an earlier stage. Okay. Now एक क्वेश्चन अगेन बड़ा क्रिटिकल आता है सर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IRAC, तो आई विल नॉट स्पीक अबाउट इट, बट अ वेरी क्रिटिकल एलिमेंट विच आई हैव सीन विच इज मिसिंग while we do an audit is IRAC के अंदर नए एडवांसेस को हमने NPA पकड़ना है नहीं पकड़ना, वो तो एक अलग इशू हो गया. पर देर इज़ अ लिस्ट ऑफ NPAs विच इज़ गिवन टू यू ऑन 31st March से 2026 when you go for an audit this time. अभी आपका इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. दिस इज ऑलरेडी एन NPA एज पर दी ब्रांच. And there will be a list which was prepared the last year, 31st March 2025. Please compare both of them, sir. Very critical, sir. Why we have to compare, sir? ऐसा ना हो सर कि आप तो नए NPA ढूंढ रहे हो और पीछे से पुराने NPA अपग्रेड हो रहे हो. So let's understand, sir, what we have been doing. And you get a certificate which you sign, sir, movement of NPA, sir. But again, it may happen that it is provided at the last moment, so you are only signing, you are not able to verify. But please make a list, compare both of them, very easy. और 3 लिस्ट बना लीजिए. Accounts which were an NPA last year, not an NPA this year. Accounts which were not an NPA last year are an NPA this year. Accounts which were NPA last year are an NPA this year. ठीक है, 3 लिस्ट बन गई, सिंपल है. पहली लिस्ट में अकाउंट्स विच वर एन NPA लास्ट ईयर बट नॉट एन NPA दिस ईयर, क्या देखना है सर? So why they are not there? One reason can be it was upgraded to a standard category. Second reason can be there was a complete recovery, the account was closed down, right? See whether the upgradation is as per the defined process of Reserve Bank of India or not. We have seen cases where the upgradation was done. So what is the RBI circular says that if you are classifying a standard account as an NPA, there are some 90 days norms. The next speaker will discuss about it. But once an account slips into an NPA category, if you have to upgrade the account, on the date of upgradation there should be nil overdues. अगर 1 रुपया भी overdue था, the account cannot be upgraded. But we have seen cases where the account got upgraded. Second, account got closed. Please see कि कैसे close हुआ. कोई compromise हुआ, कोई settlement हुआ, कोई technical write off हुआ सर, right? तो LFAR में अभी हम देखेंगे देयर इज अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट राइट ऑफ. पूछता है कितने केसेस हैं ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड. आप ब्रांच से पूछो, वो कहेगा कि एक भी नहीं है सर. व्हेन यू डू दिस कंपैरिजन यू विल नो एग्जैक्टली हाउ मेनी केसेस आर देयर. देयर इज स्पेसिफिक IRAC गाइडलाइंस ऑन कॉम्प्रोमाइज केसेस, सेटलमेंट केसेस, राइट ऑफ केसेस. So you can check for those guidelines. What was the sanction letter? So the compromise letter may have come from some appropriate authority. It provided certain condition, whether those conditions were fulfilled before the account was considered as settled and the account was closed, right? And then of course the second point, which is कि भाई पूरी recovery आ गई, account close down हो गया, which is the most common route. तो check कर लीजिए recovery कहाँ से आई सर. I'll tell you interesting stories here, sir. एक ब्रांच को ऑडिट कर रहे थे, 4 अकाउंट में रिकवरी आई, क्लोज हो गया. चेक किया सर, 4 अकाउंट के लिए 4 नए लोन दिए, उससे पुराना लोन सेटल किया और NPA सेटल हो गए सर. विल यू अलाउ इट सर?
कैन यू से कि सर नया लोन दो और पुराने लोन को एनपीए से बाहर कर दो? So unless until you prepare this list, check the source of the funds, you will not be able to do it, sir. Secondly, बड़ी interesting story. Somebody called me, sir. जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ comparison किया है तो किसी branch में I told them. So he did that comparison, called me up from the branch saying, sir, it's a agri branch. 450 accounts were NPA last year, only 50 accounts are an NPA this year. मैं कहा वेरी अनलाइकली, स्पेशली कंसिडरिंग इट इज़ एन एग्री ब्रांच, तो चेक द सोर्स ऑफ द फंड्स. तो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग स्कीम पता चली सर. एक अभी स्कीम आई है ना सर कंपनी लॉ में, CFSS. तो ऐसी एक ब्रांच मैनेजर ने स्कीम लॉन्च करी विच वॉज नॉट पब्लिश आइड ऑफ कोर्ट्स. क्या स्कीम करी उसने? कहा जी रामलाल जी को देने हैं 2.5 लाख रुपये, NPA है लास्ट ईयर से. 28 फैब को एक एंट्री की, रामलाल जी अकाउंट क्रेडिट 2.5 लाख रुपए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2.5 लाख रुपए सर. रामलाल जी की रिकवरी आ गई, रामलाल जी का अकाउंट बंद हो गया, NPA ख़त्म हो गया. शाम को एक एंट्री करी, रामलाल जी न्यू अकाउंट डेबिट 2.5 लाख रुपए, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 2.5 लाख रुपए सर. तो सस्पेंस अकाउंट ज़ीरो, रामलाल जी को सुबह भी 2.5 लाख देने थे और शाम को भी 2.5 लाख देने हैं. बट इन द प्रोसेस व्हाट ही डिड वाज nearly 400 accounts went through that unpublished scheme to come out of the NPA sir. And what he was hoping of course was that कि जो 28 फरवरी को अकाउंट खुले हैं वो तो ऑडिटर वैसे भी चेक नहीं करेगा कि भाई वो NPA तो होने नहीं है. 400 accounts were taken out sir in this fashion. सर आपको लगता है ये ब्रांच मैनेजर का दिमाग चल रहा है? आपको लगता है उसकी इतनी हिम्मत है कि इतनी बड़ी स्कीम लॉन्च कर दे विदाउट द कंकरेंस ऑफ समबडी वेरी हायर अप? बिल्कुल हो सकता है सर. एंड अल्टीमेटली द सस्पेंस अकाउंट हैड एंट्रीज इंट्राडे, नॉट एट द एंड ऑफ द डे. एंड ऑफ द डे द एंट्रीज वर स्केयर्ड ऑफ. So nobody is questioning, and especially when somebody higher up knows what is going to happen and what is the scheme all about. So who is going to question, sir? Isn't it? This is an actual situation. I am not telling you some hypothetical situation कि जी मैं सोचा ऐसा हो सकता है और बोल रहा हूँ. These are actual situations which I am telling you, sir. लोन दे के लोन चुकाना, हस्बैंड का लोन खराब हुआ, वाइफ में लोन दे के उससे लोन चुकाना, डायरेक्टली पेमेंट कर दी तो आपको दिख रहा है. वी हैव सीन केसेस जहाँ पे वाइफ को लोन दिया, उसमें से कैश निकाला और वो कैश डिपॉजिट हो गया हस्बैंड के अकाउंट में, टू ब्रेक दैट ऑडिट ट्रेल सर. तो हमने क्या किया सर? हमने कैशियर का जो कैश का लेजर है वो उठा लिया सिस्टम में. द डिफरेंस ऑफ एंट्री वॉज इन 15 सेकेंड सर. विड्रॉल भी हो गया और डिपॉजिट भी हो गया 5 लाख रुपीज़ का. वी टोल्ड देम सर 15 सेकेंड्स में कैसे किया अचीव, कैसे 5 लाख रुपए गिन के दिए और 5 लाख रुपए गिन के लिए. सो दे विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स सर, एंड दिस इज वेयर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड सर. द ऑडिट इज नॉट अबाउट ओनली ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर प्रेजेंटेड टू यू. Audit requires us to keep that mind, understand the psyche of the branch, understand the psyche of the branch manager as to what he is trying to achieve, sir. Or this is the human element which is essential for the audit, sir. That human element where we understand what could go wrong, how these kind of issues can be there, sir. Right? Account which were not an NPA last year or an NPA this year, क्या देखना है उसमें सर? तो NPA कर ही दिया ब्रांच ने, तो अपने को क्या देखना है सर? तो पहले तो देख लीजिए सर डेट ऑफ NPA सही है कि नहीं है. तो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन अगेन. डेट ऑफ NPA, is it required to be at the end of the month, end of the quarter, end of the year? हाँ जी, every day. So this is a very critical change in the IRAC process, sir. It came in 2020 the first time. What RBI said, there is a automation in the IRAC process. What is the automation? कि the system should
be able to downgrade the account into NPA, can be able to upgrade the account from NPA to a standard category, income recognition, derecognition, provisioning, all is to be system driven. There should not be a manual intervention, right? So if there is no manual intervention, then they would like to believe कि आपने सिस्टम को लॉजिक सही दे दिया तो सिस्टम तो अपना काम करेगा ना, राइट? पर उसमें फिर उन्होंने एक ह्यूमन इंटरवेंशन भी डाल दिया, उन्होंने एक मैनुअल इंटरवेंशन की बात की. अगेन हम LFAR अभी खोलेंगे तो उसमें नजर आएगा आपको. और उन्होंने कहा देयर शुड बी ऑडिट ट्रेल विच शुड बी जनरेटेड फॉर अ मैनुअल इंटरवेंशन. सो से दी सिस्टम सेड दिस अकाउंट नीड्स टू बी क्लासिफाइड एज एन NPA. आपने मैनुअली इंटरवीन किया, अकाउंट को NPA से स्टैंडर्ड कैटेगरी में रिटेन कर लिया. तो एज एन ऑडिटर वेदर यू वुड लाइक टू नो हाउ मेनी सच अकाउंट्स आर देयर? यस, नो? तो प्लीज आस्क द ब्रांच टू प्रोवाइड यू दैट ऑडिट ट्रेल referring to that RBI circular, that please provide us that audit trail wherever you have done a manual intervention in the system to make any changes from the system generated data, sir. Will he provide so easily only by Sir, ask in writing, sir. Take a management representation. If he says there is no manual intervention, take a management representation, sir. Right? Okay. So RBI said in this circular of automation that marking of NPAs, marking of SMAs is a daily affair, not a weekly affair, not a monthly affair. It is a daily affair as part of the day and process of the bank, sir. So this is one. Secondly, suppose there is an NPA which has been made on 15th October 2025 this year. When you checked, you verified, you realize it should have been made an NPA in the last year itself, say on 15th October 2024 itself. So can you change the date of NPA to the last year, sir? Because it was also say audited by some other person. So whether you can say कि sir नहीं, we believe it should have been made an NPA in the last year, we change the date of NPA to the last year. What do you feel, sir? हाँ जी. तो मैम feel yes you can do it. Anybody who has a different opinions? You cannot do. Sir, I would rather say if the date of NPA falls in any previous year, you are mandated to declare the correct date, sir. We ourselves have declared just 2 years back, we made an account an NPA from a date 10 years back, sir. 10 साल पहले की डेट में, sir. What implications, sir, in terms of? So it will maybe fall into loss asset directly, sir. Yes, sir. What we have to recalculate? Income derecognition is the only issue, sir. What is the issue, sir? Sir, please understand, IRAC norms are not principle based. कि आपको ऐसा लगता है बेस्ड अपॉन सर्टेन फैक्टर्स कि अकाउंट खराब है. वो कहता है इट इज़ रूल बेस. देयर इज़ अ 90 days norm. If it is 89 days, you cannot make it an NPA. If it is 91 days, you do not have a choice of not declaring an NPA, sir. So it is rule based system, sir. Right? दूसरा सर इनकम डी रिकॉग्निशन. तो जब इनकम डी रिकॉग्निशन की बात करेंगे सर, तो लेट मी अगेन आस्क यू अ क्वेश्चन, सर. तो RBI नॉर्म्स कहते हैं कि जी डेट ऑफ NPA के बाद तो आप अकाउंट को इनकम वगैरह को डेबिट नहीं करेंगे टिल इट इज रियलाइज, बट जो उससे पहले ऑलरेडी डेबिट हो चुकी थी और जो रियलाइज नहीं हुई उसको भी डी रिकॉग्नाइज करेंगे. तो कितने पीछे तक जाना है? क्या 1 अप्रैल 25 से देखना है, विच इज़ द करंट फाइनेंशियल ईयर, और मे बी आई कैन गो टू 1 April 24 ऑल्सो एंड चेक फ्रॉम देयर, or somebody say why only 1 April 24, I'll go to 1 April 23 also. So where we have to stop, sir? So RBI is very clear about it. You can go up to the date of disbursement also.
and this is going to impact you, especially in a agri situation where there is no recovery. Account is becoming an NPA, say after 2 years, 3 years, 4 years, whatever, and we will understand through the next speaker that how an NPA is classified in case of agri. So you may have to do a derecognition of interest for the last 2 year, 3 year, 4 year also, sir. Right? Account NPA last year continues to be an NPA this year. क्या देखना है सर? हाँ जी. So the first thing is date of NPA again, sir. Whether it is changing. We have seen cases, sir. Last year the account was an NPA. 15th October 2024 was the date of NPA. This year it is an NPA. Date has changed to 15th October 2025, sir. Please check. ऐसा हो सकता है सर. The account got upgraded during the year and again got downgraded. So the date can change theoretically, but please check. Secondly, sir, अगर अमाउंट में कोई चेंज आ रहा है, लास्ट ईयर जो अमाउंट था अकाउंट में और इस साल में जितना है, से अमाउंट इंक्रीज हो गया लास्ट ईयर से, हो सकता है? नहीं, अमाउंट इन एनी अकाउंट जो एनपीए था लास्ट ईयर से, एक्स का अकाउंट एनपीए था, उसका बैलेंस 2,65,000 था, इस बार वो बैलेंस दिख रहा है 2,75,000, हो सकता है क्या? So please understand what is the norms, that once an account becomes an NPA, you cannot debit any charges, any interest to the account till it is actually realized. So if there is a realization, it will not increase the principal balance. So please understand why it has gone up, sir. If was it interest, was it some principal entry? So you made a mistake, you debited somebody else, now you realize you made a rectification entry. Was it that? So if it is interest, you will have to see whether it is realized. If it is not, it will go to a derecognized interest. If it is principal, of course it can be debited. So I am not saying for a moment that it can never go up, but it is a highly unlikely event. So please check if it has gone up, the reason why it has gone up, sir. You are from bank, ma'am? Yes, I'm a director for bank. I've not come here for, I want to see what's new. But that is a Now I am afraid, ma'am. the Kisan Rin portal. I'll come to it, ma'am. I'll come to it. When I talk about certificate, you will see that there's something written about Kisan Rin portal. I'll talk about it also. Okay. But good point you have raised. And please, मैं बाद में आके माफ़ी मांग लूँगा, तो प्लीज़ इग्नोर इफ एनीथिंग आई से अबाउट बैंकर्स विच यू डज नॉट सूट यू. Okay. So, and if the amount is getting decreased, sir, so please understand what is the RBI norms on recovery in NPA account, sir. So RBI says there should be a board policy. The board should decide how they will adjust any recovery in the NPA account. So please check what is the board policy in your case. And when you look at it, if the board policy says that we would first recover charges, interest and maybe the principal later on, होता क्या है practically, sir? There is a recovery in an NPA account. It is credited to the NPA account. Ultimately, you have to run a command so that it can debit the unrecovered interest, derecognized interest to the account to the extent of recovery. But sometimes what we have practically seen is the branch forgets to run that command. So ultimately, rather than adjusting the interest or the charges, it recovers the principal, which is against the board policy. ये कॉमन मिस्टेक है सर, चेक कर लीजिए. और एक ऐसा इशू है सर जो मुझे लगता है कि मैं आज आपको यहीं पे बैठ के बता सकता हूँ कि आपकी ब्रांच में है.
क्योंकि मुझे आज तक वो ब्रांच नहीं मिली जिसके अंदर ये इशू नहीं है, विच इज़ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इन द अकाउंट सर। होनी क्या चाहिए? द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। होती क्या है सर? हिस्टोरिकल वैल्यू। कार लोन दिया 4 साल पहले दिया, 25 लाख की कार थी, 4 साल बाद भी वो 25 लाख ही चला जा रहा है। आई हैव सीन केसेस सर, पर्सनल लोन हैविंग ओनली पर्सनल गारंटी, उसमें भी सिक्योरिटी की वैल्यू डली हुई है सर। स्पेशली फॉर एनपीए अकाउंट सर, इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, it would change your provision also sir, and this is a common mistake sir। एक आरबीआई की रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी सर, अकाउंट स्टैंडर्ड होता है से दी वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज 1 करोड़, जैसे ही एनपीए होता है वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी बिकम्स 20 लाख रुपीज सर। एंड देन नॉट ओनली दिस सर, especially for movable asset, whether there is a report from some branch official that they visited the borrower, have seen that the asset exists। आपने कोई कंप्यूटर लोन दे दिया, कंप्यूटर का पता नहीं एग्जिस्ट करता नहीं करता, उसने बेच दिया या वहाँ से चला ही गया, और आप कह रहे हो उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू है सर। सो इफ देर इज नो रिपोर्ट, नो इंस्पेक्शन, चार्जेस may have got debited to the account, don't worry about it, but whether there is actual report of somebody visiting with the date and the time and whom he visited, whom he met at what time, at what place, and he has seen practically that the security exists, please do not accept the existence of the security sir। The security does not exist if it is not proved by the branch। This is a mistake which is there in every bank sir, every bank I can tell you। ठीक है सर, चलिए नाउ लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट करते हैं, और फिर बीच में एक सर्टिफिकेट्स की जो बात की थी हमने वो ज़रूर करेंगे। एक चीज़ और मैं आपसे पूछता हूँ सर, मे बी अ लिटिल डिफरेंट सर, आपने ऑडिट किया, सीबीएस सिस्टम पे ऑडिट किया, अल्टीमेटली जब आप रिपोर्ट साइन करते हैं, वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ शेड्यूल साइन करते हैं, फिर कुछ लोन्स की कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो वैरायटी ऑफ वेज के अंदर प्रेजेंट होती हैं। डू यू फील इट इज़ गिवन थ्रू दैट सिस्टम इटसेल्फ सर, दैट सीबीएस सिस्टम, वो फिनैकल हो, बैंक्स हो, फ्लेक्स क्यूब हो? हाँ जी, क्या लगता है सर, कितनों को लगता है वो उसी सिस्टम से जनरेट होती हैं जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं? किसी को नहीं लगता? कितने लोगों को लगता है नहीं होती उससे? 1 2, सो दी बैंकर खुद ही मान रहा है कि जी नहीं होता। तो इसको थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप क्या रिस्क कैरी कर रहे हैं इस केस में। आपने ऑडिट किया से टैली के ऊपर, बिजी के ऊपर, उसके बाद एक आपको स्टेटमेंट दे दी गई बैलेंस शीट पीएनएल की, भाई इसको साइन कर दो। whether you would want to verify whether that statement matches with the audit which you have done, the CBS, that system tally busy, या पता चला उसने कुछ और ही बना के दे दिया आपको? आप समझ पा रहे हैं? देखना चाहेंगे, नहीं देखना चाहेंगे? तो बैंक में क्यों नहीं? So bank actually uses a middleware, a software which takes the data from the CBS system and generates the output in a desired format। इस बार का अगर आप 28 नवंबर 2025 का मास्टर डायरेक्शन देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑन IRAC norms, in the automation process they have said that if a software is being used for this generation of outputs, it should take the data from the CBS system automatically, and the updation back to the CBS should also be automatic. There should not be any manual intervention in between, sir. And they have provided for a system audit every year to be done at the bank, so that this automation process they can verify is working fine, sir. So please understand, you are carrying a very big risk. We have seen practically cases, sir, कि सिस्टम में अकाउंट एनपीए दिख रहा है, जब लिस्ट आई लास्ट में तो पता चला जो वो एनपीए में है ही नहीं, वो तो स्टैंडर्ड में दिख रहा है। वी हैव सीन केसेस, सर, जहाँ पे बैलेंस शीट अनटैलिड है, सर। आप सोच सकते हैं, सर, कि एसेट और लाइबिलिटी आपस में मैच नहीं कर रही। इन केस ऑफ अ बैंक, सर। हाँ जी,
सर वही तो बता रहा हूँ सर, सीबीएस सिस्टम अनटैलेड नहीं था। अगर आप सीबीएस सिस्टम से जीएल जनरेट करते वो अनटैलेड नहीं था। जो सॉफ्टवेयर बीच में यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर ने जब प्रोसेसिंग की उसने कुछ एरर कर दी, जिसकी वजह से जो बैलेंस शीट जनरेट हुई उसमें डिफरेंस दिख रहा है। अल्टीमेटली वी ब्रॉट इट टू द नोटिस ऑफ द ब्रांच, दे ब्रॉट इट नोटिस टू द कंट्रोलिंग ऑफिस, वी वर प्रेजेंटेड आफ्टर 2 days with a revised data where the balance sheet was telling. But this is an actual situation we are telling you, sir. This should not be allowed at all, sir. Why are they doing this? Sir, because see, there is a limitation sometimes in terms of how much you can do in that CBS system. So these CBS systems are controlled. Of course, you would be aware that Banks is controlled by TCS. It is a product of TCS, and Finacle is from Infosys. And similarly, we have this FlexQ, which is used in very small cases, but it has another company which is looking after it. So you have to pay a huge cost for the purpose of any modification which you are required to do in that software. So banks find it easy to buy another software which has all these features, and where that modification per se is not required in the system itself, the CBS system. So they have been using it. Like for example, PNB, you may have heard ledger. किसी ने सुना है सर? सुना है किसी ने? नहीं. Okay. Sir, let me not get into specifics, but I am only trying to tell you, if the RBI itself is saying in their circular itself, then you need to understand that what I am telling you is the actual reality of the situation. I am not something creating out of a fiction somewhere. We may not have thought about it, we may not have actually understood that part, but it exists, sir. So please be careful. Okay. Now coming to the LFAR. So LFAR, of course, it's a long topic. We'll touch upon some critical element and the changes which has happened in the last maybe 2 years. एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आरबीआई ने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल दिए थे जब ये LFAR का रिवाइज फॉर्मेट आया था 5 साल पहले. उन्होंने कहा, इफ़ यू सी द लास्ट पैराग्राफ, where any of the comment made by the auditors in their LFAR is adverse, they should consider whether a qualification in the main report is necessary. तो मेन रिपोर्ट के अंदर अगर रिक्वायरमेंट है, सो इफ़ यू आई फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी, you mention it in the LFAR, it does not absolve you of your requirements as an auditor, sir. So if it has a financial implication, it would affect the trueness and the fairness of the accounts. You are also required to maybe provide a MOC, you are also required to maybe provide a qualification in the main report, sir. तो कई बार आपको ऐसा सजेशन मिलता होगा ब्रांच से, मैनेजर से, स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड अ MOC, कि सर आप ऐसा करो LFAR में लिख दो. The central statutory auditor would look at it, decide whether a qualification in the main report is necessary, a MOC is required, and you do so. Never, please ever do it, sir. These are two separate reports. Rather, I would say LFAR you can have a reference to the main audit report. But the main audit report should be independent, should be self-sufficient. It should not have any reference to any other document except your MOC maybe. You cannot say in the main statutory audit report that I have some issues, it is written in LFAR. In LFAR you can say that I had certain issues for which I have qualified my main report or I have provided certain MOCs. तो ये critical है सर, प्लीज़ ये गलती मत करिए, ठीक है. दूसरा सर, कैश, सबसे सिंपल काम, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, राइट. तो आपको बताता हूँ एक स्टोरी बड़ी अच्छी. एक्चुअल फ्रॉड विच हैपन इन अ कोऑपरेटिव बैंक इन महाराष्ट्र. एनीबडी हु हैव हर्ड, सर? देयर वाज अ कैश शॉर्टेज. इट वाज नॉट रिपोर्टेड बाय द इंटरनल ऑडिटर नॉर बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सर. क्या कैश शॉर्टेज थी? कितने अमाउंट की होगी सर? कितने अमाउंट की हो सकती है सर कैश शॉर्टेज? सोचिए, 10-20 लाख, हिम्मत करके वो क्या देगा, 1-2 करोड़, है ना. और मैं कहूँ 100 करोड़ से ऊपर की कैश शॉर्टेज आ गई तो
जितना कैश वो दिखा रहा था उतना उसके वॉल्ट में आ नहीं सकता था फिजिकली, बट द ऑडिट हैपेंड एंड नोबडी पॉइंटेड आउट। होती है ना सर, और हम बहुत खुशी से लिख के आते हैं वहाँ पे LFAR में कि दी ब्रांच इज नॉट जनरली मेंटेनिंग दैट रिटेंशन लिमिट, कैश विद इन रिटेंशन लिमिट। प्रॉब्लम इज रिटेंशन लिमिट इज ओनली अ स्मॉल इशू सर। Understand the reason why retention limit is there. One, it covers the risk of the branch in case something happens up to a certain amount, which is the insurance limit. And secondly, the idea is sir कि cash is a non-productive assets of the bank. If it is going up especially or it is maintained at a very high level, then you have a concern sir, why to maintain that cash at such a high level sir. We have seen cases sir, practically not of course in statutory audit, but when we did internal audits for the bank, cash given in the morning returned back in the evening without any entry in the books of accounts sir. So they had to maintain cash at a very elevated level because वो जो lending का काम चल रहा था सुबह से शाम तक का, वो कैसे कैप्चर होता नहीं तो, अगर कैश ही नहीं होता एक्चुअल ऑपरेशंस के लिए भी तो चाहिए और लेंडिंग के लिए भी चाहिए। तो every point in LFAR has some logic, some reason why it is so included here sir, and especially the new format, if you see everything is from some fraud, from some happening, from some lacuna, from some shortcoming which the RBI observed. We just had to understand it so that we are able to effectively report on it sir. ठीक है सर। सो कैश प्रॉब्लम है सर, फिजिकली कैश चेक किया, रजिस्टर मेंटेन्ड है उससे मैच किया, उसके बाद कोई और ड्यूटी है हमारी एज एन ऑडिटर? हाँ जी, फिजिकली चेक किया, रजिस्टर से मैच किया, हाँ जी, CBS बैलेंस। CBS में कौन सा बैलेंस है सर? एक कैश अकाउंट होगा, ATM भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सर आपका GL में कैश का कितना बैलेंस है। यू कैन हैव मल्टीपल कैश अकाउंट्स ऑल्सो। फिनैकल के अंदर टेलर अकाउंट्स भी होते हैं सर, हर एक टेलर का एक अकाउंट होता है। पता चले जी टेलर अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपए रखे हुए हैं और वो फिजिकली नहीं है, तो जब तक आप GL से मैच नहीं करेंगे सर, यू मे मेक एन एरर सर। हमने प्रैक्टिकली देखा एक ब्रांच में सर कि कैश जब हमने फिजिकली चेक किया वो कैश के अकाउंट से मैच नहीं कर रहा था, ज़्यादा आ रहा था। तो फिर हमने GL से मैच किया तो पता चला किसी टेलर अकाउंट में पैसे खड़े हुए हैं पिछले 1 महीने से। तो यू शुड बी अवेयर सर। चलिए ये छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल, द एडवांसेस। अब सर LFAR है ना, एक यूनिक ऑडिट रिपोर्ट है। क्यों यूनिक कहता हूँ सर? दिस इज़ द ओनली ऑडिट रिपोर्ट वेयर ऑफ कोर्स आप कहेंगे सैंपल पे ऑडिट तो यहाँ पे भी करना है और वैसे भी करना है, बट आपको सैंपल अप फ्रंट ऑन द फेस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट डिस्क्लोज करने हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। वाई सर? क्या होता है सर, प्रैक्टिकली बात करूं, आपने कोई ऑडिट किया, उसमें कोई गलती रह गई, आपके पास से किसी से नोटिस आया कि भैया आपने ये चेक नहीं किया, आपका नेचुरल रिप्लाई क्या होता है सर? कि भाई साहब मेरे सैंपल में नहीं आया। और पर अगर आपका सैंपल ही आपने डिस्क्लोज करना है ऑन द फेस ऑफ द सर्टिफिकेट, ऑन द फेस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, तो कैसे कहोगे ये बात सर? तो दिस सैम्पलिंग इटसेल्फ is a very very critical activity in LFAR sir, very critical sir. Why? For 2 factors sir. पहला फैक्टर, और जो गलतियां प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं हम कर रहे हैं ब्रांच में आज, पहला वो कहता है सर व्हाट इज, देयर इज अ कंपल्सरी सैंपल विच यू हैव टू टेक, देयर इज नो चॉइस नॉट टेकिंग इट, विच इज 10% ऑफ द फंड बेस, नॉन फंड बेस और लिमिट ऑफ द ब्रांच, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द ब्रांच, और 10 करोड़ रुपीज़ विच एवर इज लोअर। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात, ये तो हमें पता है। पर पता क्या है ना सर कि हम कैसे 10% निकालते हैं। प्रैक्टिकली बैलेंस शीट में देखा एडवांसेस की फिगर क्या है, उसका 10% निकाल दिया, दैट इज फंड बेस सर। एंड वेयर इज नॉन फंड बेस? वेयर इज द नॉन फंड बेस सर?
बिलो द लाइन आइटम। कितने लोगों ने ऐड किया? डोंट आंसर इट सर, प्लीज सी वेदर यू हैव डन इट वाइल कैलकुलेटिंग दिस 10% सर। दूसरी बात, जब आपको अकाउंट्स चेक करने हैं कि कितने अकाउंट्स उस लिमिट के बियॉन्ड हैं, तो उस अकाउंट का आपने बैलेंस निकाला किसी एक उसके से उसकी कस्ट आईडी लेवल पे, तो आपको पता चल गया कि इस अकाउंट उस लिमिट से बियॉन्ड है कि नहीं है। ऐसे ही करते हैं ना सर। पर अगेन सर, उसके अंदर आपका जो उसकी बीजी और एलसीज इशू हुई है, कोई उसकी बिल्स फॉर कलेक्शन है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगेन आपको उसकी लिस्ट निकलवानी पड़ेगी उस नॉन फंड बेस्ड लिमिट की, और उसको ऐड बैक करना पड़ेगा इंडिविजुअली अकाउंट्स के अंदर जाके, टू सी हाउ मेनी अकाउंट्स आर अंडर कंपल्सरी वेरिफिकेशन सर। We have practically seen, sir, in one of the branches, there was an account which had a fund-based limit 0, a non-fund-based limit of 80 crore, sir. अगर ये एक्सरसाइज मैंने नहीं करी होती, एक कंपलसरी सैंपल मिस आउट हो गया होता। उसके अंदर हमारे को रेवेन्यू लीकेज निकली सर करीबन 8 लाख रुपए की, और एफडीज क्लोज हो गई, बीजी चल रही थी। इस तरह के सीरियस इश्यूज निकले सर। तो प्लीज रिमेंबर सर, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, आपको फंड बेस और नॉन फंड बेस के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, 10% निकालने के लिए भी, और फिर अकाउंट वाइज कौन कौन से अकाउंट 10% से बियॉन्ड है उसके लिए भी। दूसरी बात सर, ये तो हो गया कंपलसरी सैंपल। उसमें वो कहते हैं कि आपको सिर्फ उसके अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करने, उसके ट्रांजैक्शन तक चेक करने हैं, और उसके अलावा भी कुछ सैंपल चाहिए आपको। तो जितने क्वेश्चन आप आंसर करने वाले हैं उस सब के सैंपल होने चाहिए। और वो सैंपल जब आप देखते हो, जैसे लोन अगेंस्ट एफडी की बात करता है, लियन ऑन फिक्स डिपॉजिट। अब लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट तो हम पहले ही सोच के बैठे हैं कि सर ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पे सैंपल भी नहीं लिखा उसका। पर जब क्वेश्चन का आंसर किया तो लिखा सर इन दी सैंपल वेरीफाइड, हमें कोई इशू नहीं मिला। तो कल को कोई पूछ सकता है ना सर, जब आपने कोई सैंपल ही नहीं लिया यहाँ पे, तो उसका आंसर कैसे किया? तो फर्स्ट प्रिपेयर अ सैंपल सर एंड देन स्टार्ट विद वेरिफिकेशन। अगर नहीं कर रहे सर, यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक सर। ठीक है सर? तो प्लीज मेक इट अ हैबिट सर। भाई द फर्स्ट डे इंश्योर टू मेक अ सैंपल ऑफ एडवांसेस सर। ठीक है सर? वेरी गुड। अब आता है जी, कुछ चीज़ें कर लेते हैं फटाफट, एंड देन आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव गॉट, बट आई विल वांट टू हैव सम क्वेश्चन आंसर सेशन। आई थिंक दैट्स द मेन एरिया वेयर वी नीड टू स्पेंड टाइम ऑन। तो प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस की बात करता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके पास बताना चाहूँगा, एक कंसेप्ट आया लास्ट ईयर आरबीआई से, की फैक्ट स्टेटमेंट। कितने लोगों को लास्ट ईयर ऑडिट में की फैक्ट स्टेटमेंट मिली? नहीं मिली? तो इस बार चेक करिएगा व्हाट इज़ अ की फैक्ट स्टेटमेंट। एक फॉर्मेट दिया आरबीआई ने, उन्होंने कहा जी कोई भी लोन के अंदर आपको ये की फैक्ट स्टेटमेंट बनानी है, इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन आपको मेंशन करने हैं, वो फॉर्मेट कंप्लीट करना है, उस पर कस्टमर के साइन भी चाहिए फॉर एक्सेप्टेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें कहा है, उन्होंने कहा एक एपीआर लिखना है आपको, एनुअल परसेंटेज रेट। ये क्या होता है सर? तो उन्होंने कहा सर सपोज यू आर गोइंग फॉर अ हाउसिंग लोन, एक बैंक कह रहा है मैं 8.5 में दे रहा हूँ, एक कह रहा है मैं 8.4 में दे रहा हूँ, एक कह रहा है मैं 8.25 में ही दे दूंगा। पर वो ये नहीं बता रहा सर जो 8.5 वाला है उसने प्रोसेसिंग फ़ी वेव कर रखी है, और 8.25 वाला कह रहा है मैं 1% प्रोसेसिंग फ़ी लेने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा जितने चार्जेस आप लेने वाले हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ दैट लोन, तो 10 साल का लोन है तो 10 साल में आपने जो इंटरेस्ट डेबिट करना है प्लस जितने चार्जेस आप लेने वाले हैं, चाहे वो आपकी इनकम है, चाहे आप किसी थर्ड पार्टी को देने वाले हैं किसी वैल्यूएशन के लिए, इंश्योरेंस के लिए, उन सबको ऐड करिए और एक सिंगल रेट डिसाइड करिए एंड बोरोवर को बताइए कि ये आपकी कॉस्ट है इस लोन की एवरी ईयर। चेक कर लीजिए कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। आई एम श्योर इन अ लॉट ऑफ केसेस यू विल फाइंड इट हैज़ नाइदर बीन डन
or the format is there, it is signed blank by the borrower and it is not filled. What is the purpose of a blank document, sir? Sir, in case of banks, sir, I can tell you lot of cases have happened where the bank have lost the claim because the documents were kept blank, sir. So blank document is a very, very serious issue for the bank, sir. सर अपनी रिपोर्ट में लिखिए सर, यू कैन नॉट फोर्स देम टू डू इट सर, बट ब्रिंग इट आउट थ्रू योर रिपोर्ट सर. देन क्विक मोर्टालिटी, ये क्या होता है सर क्विक मोर्टालिटी, इफ एनीबडी कैन टेल मी? राइट, सो एनपीए फ्रॉम 1 year ऑफ सैंक्शन और 1 year ऑफ ट्रांसफर ऑफ लोन सर. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट सर? What is so special? Why there is a specific point for it? What they want us to do, sir? Only list out cases? Yes, sir. Very important. Quick mortality. The reason is the RBI wants us to check if the account has become bad in such a short period of time. What was the reason? Whether the credit assessments were made in the right fashion or not. Whether there was a fraudulent intention on the part of the borrower. So if the account becomes a fraud, it may be resulting into an account being classified directly as a loss asset also. ठीक है, so that's the idea basically. Then interest rate is correctly fed into the system, sir. So what is the interest rate correctly feeding? So interest is of course the biggest source of revenue for any bank. So they want you to check whether it is correctly fed, and when they say correctly fed, it does not mean only when the bank is short charging the interest. It also means if they are overcharging the interest. Please report both of them, sir. एक बैंक का हम ऑडिट कर रहे थे सर, टिपिकली पता नहीं क्या रीज़न था, जैसे रिन्यूअल होता था अकाउंट के अंदर 13-14% का रेट लगना शुरू हो जाता था. कुछ सिस्टम में इशू था, आई डोंट नो. सो मल्टीपल अकाउंट्स वी फाउंड, देना है सैंक्शन लेटर में से 8%, 9%, लग रहा है 14%. एंड देन दी ब्रांच मैनेजर इज सेइंग, सर आपको क्या दिक्कत है? Borrower is not complaining, so please do not accept, sir. You may be also the borrower, he may not understand how to calculate interest rate, or he may not be checking it. It does not give the right to the bank to charge more than what is agreed between the bank and the borrower. Right? So this is becoming critical. तो कैसे देखना है सर इसको? So sanction letter में कोई rate of interest है, what is fed into the system? ठीक है, फिनैकल के अंदर दी ऑप्शन कैन बी HINTTM, HINTTM या I, कुछ भी हो सकता है. वो पूरा आपको लिस्ट दे देगा, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कि क्या इनिशियली फीड हुआ, उसके बाद चेंज तो नहीं हुआ. फीड इनिशियली X हुआ, बाद में चेंज कर दिया, बैंक हैज़ द राइट टू चेंज इट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो चेक कर लीजिए क्या चेंजेस हुए इंटरेस्ट रेट के अंदर. Right? Then there is a concept of a value dating. What is a value dating in CBS system, sir? Very good. So basically what we are saying, sir, please understand the concept, and without understanding value date, you will not do justice to your work as an auditor in a CBS environment, sir. What is value date basically is simple funda. आपने कोई ऑडिट किया से टैली में अकाउंट्स मेंटेन थे, आपको पता चला एक गलती हो गई है, 15 अक्टूबर से 2025 की डेट में एक एंट्री डालनी चाहिए थी, नहीं डली, टैली में आपने डेट चेंज करी और 15 अक्टूबर की डेट पे पहुंचे, एंट्री डाल दी. उसके लिए उन्होंने ऑडिट ट्रेल का कंसेप्ट लेके आए कंपनीज़ के अंदर, है ना. CBS सिस्टम में द सिस्टम डज नॉट अलाउ अ change in the transaction date at the branch level. It is fixed, sir. It is taken from the system date automatically. The branch cannot go to a future date or a previous date to make an entry, sir. Suppose they have to make an entry in a previous date. Let's take an example कि से सर गए वहाँ पे एक PNB में उनका अकाउंट था, मैं PNB बोल रहा हूँ, so it can be for anybody, don't take for a particular bank. ठीक है, वहाँ पे अकाउंट था, उन्होंने कहा जी मेरे सेविंग अकाउंट को डेबिट करिए, 1 लाख रुपए की FD बना दीजिए, फॉर्म भर के दे दिया. 1 मार्च को गए, ब्रांच मैनेजर ने कहा ठीक है आई विल डू इट, एंड देन ही फॉरगॉट. अब वो गए जी 30 तारीख को कि भाई मेरे सेविंग अकाउंट्स में से इट सीम्स की FD नहीं बनी है.
राइट? तो ब्रांच मैनेजर ने चेक किया, ही रियलाइज कि एंट्री करना भूल गए। अब सर तो कह रहे हैं कि जी मुझे 30 दिन का इंटरेस्ट दो एफडी का, कैसे देंगे? मेरी एफडी बनाओ 30 दिन पहले की, हो सकता है इंटरेस्ट रेट मॉडिफाई हो गए बीच में। सो व्हाट दी branch manager would do, it cannot change the transaction date, it will put the transaction date of 30th March, would change the value date to 1st March. So for all purposes, for everything of a calculation which the system would do, it will consider as if the entry has been put on 1st March. But it will clearly show entry was actually done on 30th March with a value date of 1st March. Any change in value date, normally it should be equal, the transaction date and value date should be equal. If it is changing, it is a issue as far as audit is concerned, sir. You should see the logic of it, sir. You can find even income leakage. जो अभी एग्जांपल लिया, उन्होंने कहा जी कि ठीक है 30 मार्च की डेट में हम 1 मार्च की एंट्री बना रहे हैं, तो उन्होंने एफडी क्रेडिट कर दी 30 मार्च की वैल्यू डेट, 1 मार्च की इफेक्टिव डेट वैल्यू डेट, पर सेविंग अकाउंट के अंदर एंट्री 30 मार्च और वैल्यू डेट भी 30 मार्च, तो क्या होगा सर? सेविंग में 30 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा और उसका एफडी का भी इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह की गलतियां भी हो सकती है और जानबूझ के भी हो सकती है। इंटरेस्ट रेट में भी वैल्यू डेटिंग हो सकती है सर। आप इंटरेस्ट रेट मॉडिफाई कर सकते हैं विद अ वैल्यू डेट। एग्जाम्पल कैन बी एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट की आपने लिमिट ली, एक्सपोर्ट किया ही नहीं, तो आपको एक कंसेशनल रेट मिला था बिकॉज इट वाज एन एक्सपोर्ट फाइनेंस, यू हैव फेल्ड टू डू द एक्सपोर्ट इटसेल्फ। आरबीआई सेज द रेट वुड हैव टू बी मॉडिफाइड टू द कमर्शियल रेट। कौन से दिन से सर? डेट इट वॉज गिवन डिसबर्स। तो मे बी से 360 डेज के लिए आपने ईपीसी दिया, 1 साल बाद जाकर रियलाइज किया इसने एक्सपोर्ट नहीं किया, इंटरेस्ट रेट मॉडिफाई करना है, तो आपने एंट्री तो 360 दे डाली बट वैल्यू डेटेड इट टू 360 डेज बैक सर। तो व्हेन यू आर चेकिंग फॉर द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो चेक द वैल्यू डेट ऑफ दैट एंट्री सर। Sir, value dating is required, sir. It is operational need because you cannot change the transaction date. Of course, it needs to be audited by somebody. So they would have a system of maybe through the exception report throwing out all cases of value dating, sir. I find that when interest on housing loan, transaction is made on 1st April, but value date is 31st March, because that one day is actually important. Sir, every day would make an impact, sir. Right? Every day I find this one day. It is wrong, sir. Then next point, Pusa interest rate is reviewed periodically. Yes, ma'am, please. In one circular, I think last year or the year before, I can't remember, RBI has said that the interest will be based on the risk premium. And auditors need to check whether the justification of adding that risk premium, that means the rate of interest itself is correct or not. Now, normally all this is being done at the central level but pushed down to the branch level. So where should the auditors check? Because the data is not there at the central level. So, a very important issue, especially in CBS system nowadays, that lot of maybe the loan is parked at the branch level, it is appearing in the GL of that branch, you are required to report upon it, but the necessary documents or approval is happening at a centralized location or some other location which is not been audited by you. So RB, and there is a specific point in LFAR also, ma'am, which talks about centralized processing centers. And RBI has been very categorical in saying that it is the responsibility of the person who is signing off on that loan at the branch level. He has to verify whatever documents are required, whether in those cases it is required to visit the centralized processing center or the branch makes available those documents at the branch level, whatever, but it is the responsibility of the auditor. Secondly, Justification document of that interest. ma'am, justification I think would be very difficult for the auditor to do. I'll tell you the reason, and you will understand it being a banker very clearly. That risk premium is also based upon how much you can actually negotiate.
यू नो बैंकर्स नाउ डेज, मैं तो मजाक में कहता हूँ कि वो सब्जी मंडी की तरह हो गया है. सो इफ इट्स अ गुड कस्टमर, 10 बैंक्स आर सिटिंग देयर, एवरीबडी इज निगोशिएटिंग. वो कह रहा है मैं 8.5 में दे दूंगा, वो कह रहा है मैं 8.4 में कर दूंगा, उसने कहा जी वो तो 8.4 में कर रहा है, वो कह रहा है मैं 8.3 में कर दूंगा. तो वेयर इज दैट रिस्क प्रीमियम सर? फ्रैंकली we can only check as far as the auditor is concerned, frankly, is whatever parameters are there, like credit rating, whether the correct credit rating is updated there. But then asking the auditor to actually sit in the shoes of that person who has approved that loan and decide whether the risk premium was right or wrong, I think it will be taking it too far, ma'am. And not at the statutory audit level for that matter. I am very clear. If you are asking the statutory auditor to do it, then there would be a lot of fights which are going to happen at the branch level. Because he'll challenge it, they'll say कि सर हमारी तो responsibility नहीं है, somebody at a centralized location did it. Why are you asking us a question which is not pertaining to us at all? लेकिन RBI have circular पढ़ी है, नहीं, I have gone through that circular which you are referring to. auditor can Ma'am, you understand it much more than anybody else. A lot of things can be said in a circular, but whether it can be practically done at the branch level is something of a question which now can RBI actually tell us that the issues which we are facing in terms of like issues I told where suspense account was misused to write off NPAs, can it be written in any circular per se, or can RBI say कि इस तरह की माल practices बैंक कर रहे हैं? It amounts to a fraud. You are doing a fraudulent transaction at the branch level, but it is happening. So moving ahead, interest rate is reviewed, sir. तो ये रिव्यू का कंसेप्ट क्या है? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन वेरी सिंपल. दो तरह के लोन्स में इंटरेस्ट चार्ज होते हैं बैंक में. एक होता है फिक्स रेट, एक होता है फ्लोटिंग रेट. फिक्स रेट का कोई एग्जांपल देगा मेरे को सर? हाँ जी, हाउसिंग लोन. आई विल गिव अ बेटर एग्जांपल, मे बी लोन अगेंस्ट FD, which is always fixed. Housing loan can be fixed or floating both, right? So floating rate is linked with some benchmark. It may be MCLR, which is an internal benchmark to the bank, or it may be an external benchmark like maybe a repo rate, जिसको हम EBLR कहते हैं आज के लिए. ठीक है. तो what is review? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. से एक लोन दिया गया एक्स डेट को, से 1 अक्टूबर को लोन दिया गया. उस टाइम पे वो EBLR से लिंक था. EBLR से उस दिन पे 5% था. 15 अक्टूबर को EBLR चेंज होके हो गया से 5.5%. तो क्या उसका 15 अक्टूबर को रेट इंक्रीज हो जाएगा 0.5 से? फ्लोटिंग है, होना चाहिए. बट प्लीज रिमेंबर दे आर रीसेट डेट्स which are mentioned in the agreement. The rate would only change on the reset date. So generally it would be say at the every quarter. So the rate would get modified only at the end of the quarter, sir. So this is what is required to be checked here, sir. It should not happen automatically on every day there is a change in that benchmark. There is no automatic change in the account. It does not happen that way. They are reset dates at which it would happen, sir. चलिए, उसके बाद करेक्ट एंड वैलिड क्रेडिट रेटिंग सर. तो जो अभी मैडम ने बात की रिस्क प्रीमियम की, तो वन ऑफ द फैक्टर्स देयर इज व्हाट इज द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कस्टमर. So credit rating basically has two elements. One is the internal credit rating which the bank have some kind of a software which or some kind of a way to decide on the internal credit rating of the customer. And there is an external credit rating which comes from certain institutions like CARE, CRISIL, ICRA, Acute, etc. So basically when we talk about here, it is basically referring to these external ratings actually. Word is correct. So you see a document where the credit rating is mentioned issued by any of these agencies, and you match it what is fed into the system. But that is not enough, sir. This rating can change at any point of time. So you are also required to verify it from the website of that rating agency whether that continues to be the valid credit rating, sir. ठीक है. उसके बाद बाय बैक ऑफ शेयर्स. तो हमें कोई लोन मिला हो सर in the last 5 years, this point is here, where there is a buyback of shares or securities, sir. मिला सर कोई लोन जिसके अंदर बैंक ने लोन दिया था फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज?
कोई तो होगा सर, इतने लोन्स हमने चेक किए होंगे। तो शायद इसलिए नहीं मिला सर क्योंकि वन ऑफ द स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ द बैंक टू गिव अ लोन सेज दैट द बैंक कैन नॉट गिव अ लोन फॉर द बाय बैक ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटीज टू अ कंपनी। तो अगर वो लोन दिया ही नहीं जा सकता कंपनी को टू बाय बैक इट्स सिक्योरिटीज, तो वो पूछ क्यों रहा है आरबीआई आपसे? इज आरबीआई नॉट अवेयर ऑफ इट्स ओन सर्कुलर? हाँ जी, so the purpose here is the loan may have been given for some other purpose and the use of the funds was for buyback of shares or securities. This is what you are required to check here sir. चलिए, रिन्यूअल रोल ओवर सर, अब मेरे से अगर आप पूछे ना सर, आज की डेट में एनपीए ढूंढना, टर्म लोन डिमांड लोन में आपको एनपीए मिलने के चांस कम है, क्योंकि अगर उसके अंदर जो पैरामीटर है कुछ 90 दिन का अगर वो अचीव हो रहा है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको एनपीए में पुश कर देता है। तो कहाँ पे मिल रहे हैं सर? सीसीओडी के अंदर। टू मेजर इश्यूज सर, वन इज रिन्यूअल एंड रोल ओवर्स एंड सेकेंड इज डीपी कैलकुलेशन ड्रॉइंग पावर सर। मेजर इश्यूज सर, प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल सर। आपको सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के अंदर इश्यूज मिल रहे हैं। एग्री को छोड़ दीजिए, वो तो एक स्पेशल केस है। कुछ गोल्ड लोन के अंदर साउथ में कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसके ऊपर एक आरबीआई का सर्कुलर आ गया, वो समझ लेंगे क्या कह रहा है। तो वेरी क्रिटिकल सर। सर प्रोसेस इज, जिस डेट को आपका एक्सपायरी हो रहा है रिन्यूअल का, उससे पहले द रिन्यूअल प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड। क्योंकि क्या होगा, जिस डेट को रिन्यूअल एक्सपायर होगी सिस्टम वुड मार्क द लिमिट एज जीरो, whatever is the outstanding amount would become overdue for payment by the borrower and the bank of course would not allow any further debits to the account. तो it will create havoc to the borrower कि आज तक तो बिजनेस चल रहा था, एकदम से रुक गया फ्लो ऑफ फंड। तो उन्होंने कहा हम एक पावर दे रहे हैं बैंक को कि द बैंक इज अदरवाइज सेटिस्फाइड विद द अकाउंट, दे कैन डू अ शॉर्ट टर्म रिव्यू, कंटिन्यू द अकाउंट फॉर अदर 6 months to complete the process of renewal. Sir, if it is not happening within the next 6 months, sir, please believe the problem is that the account cannot be renewed at the same level. क्योंकि 6 महीने में भी अगर वो रिन्यूअल नहीं हो रहा, it is clear there is some problem in the account. The bank is not informing you that problem. They may have informed the borrower itself कि भाई आपकी लिमिट 1 करोड़ से हमने कर दी 50 लाख एंड आप अपना जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो विद इन दैट लिमिट ले आइए अगले 3 महीने में 6 महीने में, पर वो लेटर आपको नहीं दिखाया जा रहा होगा। तो एनी केस वेयर रिन्यूअल इज नॉट अचीव, प्रॉपर रिन्यूअल विद डॉक्यूमेंट विद क्रेडिट असेसमेंट, एक पेपर बनाया सर अकाउंट बहुत बढ़िया चल रहा है, अकाउंट रिन्यूड फॉर अनदर 1 year, थ्रो इट इन द डस्टबिन सर, इट हैज़ नो वैल्यू। दूसरी, आप गए बैंक में लिस्ट मांगी सर, लास्ट रिन्यूअल की डेट के साथ अकाउंट की लिस्ट दे दीजिए, कोई अकाउंट नहीं मिलेगा तो 3 महीने से ऊपर रिन्यूअल ड्यू होगी सर। क्यों? क्योंकि अगर होगी 6 महीने से ऊपर तो सिस्टम ही एनपीए कर देगा उसे। तो एनपीए से बचाने के लिए क्या करना है, उसमें रिन्यूअल की डेट डाल दो। डॉक्यूमेंट्स आए हो या ना आए हो, अप्रूवल हो ना हो, क्रेडिट असेसमेंट हुई हो नहीं हुई हो, डेट तो डाल ही दो। कॉमन इशू सर। दूसरी, डीपी कैलकुलेशन, आगे आएगा भी पॉइंट। क्या इशू है सर डीपी कैलकुलेशन में? सबको पता है सर क्या किया हमने, व्हाट वी हैव डन टू, सिर्फ एलएफएआर में लिख दिया, इज इट इनफ ऑफ अवर ड्यूटी इफ वी अलाउड? एलएफएआर में लिख दिया सर, बैलेंस शीट देखी 31 मार्च 25 की, स्टॉक की फिगर बैलेंस शीट के अंदर 1 करोड़ थी, स्टॉक स्टेटमेंट में 5 करोड़ की थी, बहुत अच्छी बात है सर। एलएफएआर में बढ़िया सा कमेंट लिख दिया, इज इट इनफ सर? क्योंकि आपको उसने कहा सर ये तो 31 मार्च 25 की, अब तो 1 साल निकल गया, अब तो ठीक हो गई है पोजीशन, है ना? तो सर उससे पिछले साल देख लीजिए 24 में क्या था। अगर इट इज कंटिन्यूड सर तो सिंपल काम है ना सर, परचेज ऐड करिए स्टॉक में, ओपनिंग स्टॉक एज पर बैलेंस शीट, सेल
कम करिए, लेस जीपी, से लेस जीपी, वो माइनस कर दीजिए, आपको पता चल गया स्टॉक कहाँ पे खड़ा है। सेल है आपकी मंथली 30 लाख रुपए की और 90 दिन का डेटर बैंक ने फाइनेंस कर रहा है और 5 करोड़ का डेटर आ रहा है 90 दिन का। तो सर आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया मंथली सेल 30 लाख तो 90 लाख का होगा, 1 करोड़ का होगा, हो सकता है इस किसी महीने में ज़्यादा हुई, 5 करोड़ कैसे हो जाएगा सर। तो अगर हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सबसे ज़्यादा समझते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर हमार को वो बेवकूफ़ बना पाता है या हमार को हम उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं लेके जा रहे, तो वी आर फेलिंग इन अवर ड्यूटी सर। And that human element which I talked about, कि it is not an audit only of transactions and document, it is also an audit where that human element is required in terms of our knowledge as a person of financial statements. ठीक है सर, तो it is very critical. Yes sir. Please go ahead sir. Actually, I have seen like many banks, they are not allowing creditors deducting from the. So that is only a problem with one particular bank sir. Now, in many Which other bank sir? I am not aware then. I know of SBI doing it for in certain cases where they say that a accepted level of creditor is not reduced, right? If this is happening, I'll give you a note sir. So there is, I consider him a stalwart for bank audit, Mr. M.M. Khanna. He's from Delhi sir. मैं तो उनके पैर छूता हूँ. I have learned lot of from him. So he has prepared a note for such cases. I'll forward it to you. To my mind, it is something of a wrong credit assessment, but of course, SBI in certain cases says that we have done the correct credit assessment and others have not done it. So it is you versus them. You will have to go as per the credit assessment of the bank unless until you have credible evidence to prove it otherwise. But otherwise, you can put a note to cover your risk as to the fact that it should be given against the paid stock and which is basically the reduction of the creditors. चलिए सर, करेक्ट वैलिड हो गया सर, बाय बैक ऑफ शेयर हो गया, ओके। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज सरसाई सर, सरसाई का चार्ज किस किस चीज़ पर रजिस्टर्ड होता है सर, किस किस एसेट के ऊपर? ऑल एसेट्स। सो इमूवेबल प्रॉपर्टीज एज इक्विटेबल मॉर्गेज, रजिस्टर्ड मॉर्गेज। सो जैसे एग्रीकल्चर में होता है रजिस्टर्ड मॉर्गेज होता है, उसके केस में यस। देन स्टॉक एंड बुक डेब्ट्स इंक्लूडिंग फ्यूचर डेट्स, intangible assets like know-how, trademark, patents, copyrights given as a security for the loan. Even properties under construction, जो बिल्डर प्रॉपर्टी होता है जिसपे हाउसिंग लोन ले लेते हैं टाइपाइट रेट एग्रीमेंट करके, उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है चार्ज सरसाई के अंदर। और अगर नहीं किया तो क्या होगा सर? सरसाई का चार्ज is created under an act which is used for that enforcement of the security interest by the bank, which is SARFAESI. So if you don't do it, your power to enforce that charge under SARFAESI is going to get defeated, sir. Right? Okay. चलिए सर, डीपी का हमने बात कर लिया, पीरियोडिक रिव्यू की हमने बात कर ली, स्टॉक ऑडिट हमें पता है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी सर, उसमें क्या कहता है कितने अमाउंट के ऊपर आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, तो कितने पे चाहिए होता है सर? 3 लाख, 10 लाख सर। ये पुराने जो LFAR था उसमें लिखा हुआ था। RBI कहता है सर बैंक अपनी बोर्ड पॉलिसी बनाए कि कितने अमाउंट के ऊपर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, हम इसमें वर्ड हो सकता है कुछ दिन बाद कॉर्पोरेट एंटिटीज भी लिखना पड़ जाए। हाँ जी। सो इफ यू हैव गॉन थ्रू द कंपनीज अमेंडमेंट बिल, सो यूल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो कितने अमाउंट के बियॉन्ड आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेनी है, एंड आपको बड़ा यूजुअल उसके अंदर इशू मिलेगा। आप कहोगे सर इसका से लिमिट है 1 करोड़ के ऊपर एडवांस, उसके ऊपर एग्जांपल दे रहा हूँ, इट मे बी डिफरेंट फॉर योर बैंक। तो कहेगा सर मेरी तो सेल ही 8 करोड़ रुपए है, तो इस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं ऑडिटेड कहाँ से लाऊँ? सो सर वी आर नॉट आस्किंग फॉर द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट,
we are asking for an audit and a report may be issued as per SA 700. So it is not necessary that it should have a tax audit implication. ठीक है? ओके, ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट ये क्या होता है सर? ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट क्या देखना है, कहाँ पे देखना है ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट? So due diligence report, the format is prescribed by RBI circular of 2009, which says that in case there is a multiple banking operation, there is a consortium finance, it is mandatory for the bank to obtain this due diligence report. The format is prescribed in that circular. It is to be issued by a CA, CS or a CMA. मैंडेटरी है सर, हाफ ईयरली होता है, 2 बनेंगे 1 साल के. इट हैज़ अ लॉट ऑफ ऑडिट पॉइंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि जो फंड से इट इज़ यूज फॉर द पर्पज फॉर विच इट वॉज गिवन, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन्स फॉर कंप्लाइड, द एसेट्स चार्ज टू द बैंक आर इंश्योर्ड, लॉट ऑफ दीज पॉइंट्स है. तो प्लीज़ ऑब्टेन सर. This we have covered the value of the security and deterioration in the value. Then red flag account. What is a red flag account, sir? And let me ask you a different question then. हम में से सर ये 5 साल से रेड फ्लैग अकाउंट का कंसेप्ट है, आप LFAR में साइन कर रहे हैं. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन सर. वी आर सो मेनी हियर, वी मस्ट हैव कंप्लीटेड इन द लास्ट 5 years, वी मस्ट कंप्लीटेड मोर देन 200 ब्रांचेस, 300 ब्रांचेस टुगेदर ऑफ कोर्स. तो कितने लोगों को उसमें रेड फ्लैग अकाउंट मिला सर? ओके, कितने लोगों ने रिपोर्ट किया LFAR में कि देयर वर रेड फ्लैग अकाउंट्स इन माय ब्रांच? 1 2 3 4 5 वॉट एवर. सो एक हैंड उठाया सर. तो बच्चों को रेड फ्लैगिंग नहीं मिली क्या? और ऐसा तो नहीं है सर आप रेड फ्लैगिंग जहाँ पे ढूंढ रहे थे वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है. तो से मैंने अकाउंट खोला CBS में, कोई AC लाई करा, जैसे HAC लाई होता है फिनाकल के अंदर, अकाउंट खोला और उसके अंदर बड़ा सा एक रेड फ्लैग लग के आ गया. ऐसा तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. सो व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रेड फ्लैग? सो RBI इशूड अ सर्कुलर वे बैक इन 2017 सर. इट सेड कि जहाँ पे भी बड़े अकाउंट्स हैं, और उन्होंने बड़े अकाउंट्स को कैसे डिफाइन किया, 50 करोड़ एंड अबव का एक्सपोजर, और स्पेशली जहाँ पे मल्टीपल बैंकिंग है, बैंक्स आर वेरी रिलक्टेंट टू डिक्लेयर एनी अकाउंट एज अ फ्रॉडलेंट अकाउंट इवन व्हेन दे आर साइंस विच शोज दैट द अकाउंट इज एंगेज इन सम फ्रॉडलेंट एक्टिविटी. एंड व्हाट इट रिजल्ट्स इनटू इज दैट दे आर एबल टू डिफ्रॉड अदर बैंक्स ऑल्सो. तो उन्होंने एक लिस्ट दिया सर, अर्ली वार्निंग सिग्नल CWS, और साथ में एक दिया रेड फ्लैग अकाउंट सर. और उन्होंने कहा कि सर अगर किसी अकाउंट में आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स नज़र आते हैं, you have to report it to the fraud monitoring group of the bank. They would verify, yes, they are early warning signals. They would do a red flagging of the account. They will mark the account as red flagged, report it on a portal called as CRILC, CRILC. सर नोट कर लीजिए ये CRILC, Credit Repository Information on Large Credits. Designed by RBI, it is an interbank platform. 2024, this limit for red flagging was reduced from 50 crores to 3 crores, sir. So this red flagging is applicable for every account where the exposure of the bank, fund plus non-fund, is more than 3 crores. And apart from it, sir, CRILC report is very critical for you. Why, sir? Because any account which has an exposure of 5 crore at the bank level, there is a mandatory reporting to the CRILC portal by any bank which has that exposure. So for you, suppose you are auditing the branch, any account where exposure is of 5 crores and more, and it has multiple banking, whether you would like to know कि दूसरे बैंक में उसका ऑपरेशन कैसा चल रहा है, क्या उस बैंक ने उसको SMA तो नहीं कर दिया या NPA तो नहीं कर दिया, जानना चाहेंगे सर? कैसे चेक करें सर? So this CRILC report would help you in checking that, sir. So it is done, any adverse comment, it is done every Friday, every week, and there is a monthly reporting. So any account in your branch where the exposure is 5 crores and above,
Please ask the branch to provide you CRILC report as on 31st March 2026. इसके बिना please do not complete your audit, sir. ठीक है, sir? So can we access the acrylic No, sir. on our own? Only branch can. Okay. तो But sometimes branch also sometimes do not have the direct access. So maybe the zonal office will provide you. Ultimately, whosoever provides, that's not the problem. You should ask first and ensure that it is given to you. Right? Restructuring and rephasement, sir would cover, so I'll just going to skip it. Upgradation, I'm going to skip. Okay. Then compromise, we have already discussed. Compromise, settlement and write-off of cases. Then centralized processing centers, we have discussed. Non-fund based limit, sir. Again, a very critical area. सर नीरव मोदी ने हमें सिखाया कि सर नॉन फंड बेस्ड लिमिट से भी फ्रॉड हो सकता है, जिस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे. क्या मॉडस ऑपरेंडी थी नीरव मोदी के स्कैम के अंदर, कोई बताएगा? LOC और LUT, क्या ये तो समझ में आ गया. व्हाट वाज दी मॉडस ऑपरेंडी, व्हाट वाज दी लैकुना, व्हाट वाज दी फ्लॉ इन दी सिस्टम? बिकॉज सर दूसरों की गलतियों से भी सीखना है ना सर. We operated off the system, not in. So basically the funda was, there is a concept called as buyer's credit. Buyer's credit is the financing of an import transaction from a foreign bank or overseas branch of an Indian bank. So SBI Kolkata would not give you the finance, SBI Mauritius may give you the finance. But it is given against the guarantee issued by an Indian bank, which is earlier used to call as LOC, letter of comfort or letter of undertaking, which is now BG or SBLC, standby letter of credit. Okay. So what was happening in case of PNB? There was no credit limit, there was no security which was obtained. These LOCs, LUTs were issued through a system called as SWIFT. SWIFT was not integrated with the CBS system, so they could access SWIFT, issue messages, creating a liability for the bank without recording it in the books of accounts, sir. This was the issue, right? So you could create a liability for the bank without recording in the books of account. So RBI said, please integrate SWIFT with the CBS system. You cannot access SWIFT directly. First enter CBS, make an entry in the CBS, then access SWIFT. Very good, sir. Can this fraud happen today also, sir? Not in SWIFT maybe, but in some other area on non-fund based limit? Yes, sir. Where? Bank guarantees, sir. There are cases where bank guarantees have been printed on stamp papers, which is the usual mode for banks, issued to the beneficiaries without recording that in the books of accounts. They are actual cases, frauds reported. कैसे पता चलेगा सर? नहीं लगेगा सर. So if the branch manager is signing some document outside the system without recording in the books of account, you may not find it as an auditor. But the problem is, you certify something which is a control process designed for exactly this point. You certify the process is working, whereas the process does not exist in most of the bank, which is these BGs are to be issued on security forms serially numbered. So like you have an FD फॉर्म जिसमें एक प्री नंबर्ड फॉर्म आता है, उसका कंट्रोल पे कितना यूज़ हो रहा है, कितना बचा, उसको हम चेक करते हैं. ऐसे ही बीजी के प्री प्रिंटेड फॉर्म्स आने चाहिए, बीजी उस पे इशू होनी चाहिए, सो दैट दिस काइंड ऑफ अ माल प्रैक्टिस कैन बी अवॉइडेड. सर्टन प्राइवेट बैंक्स डू इट, most of the public sector banks are not doing it, but we certify in a report which is Ghosh and Jilani that it is been followed. नहीं वो नहीं कर रहे सर, आप तो नहीं रोक रहे, आप बोल भी नहीं सकते, आप तो रिपोर्ट करिए कि ये प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा. क्योंकि अगर आपकी ब्रांच में खुदा ना खास्ता अगर ये फ्रॉड हो जाए तो ऑफ कोर्स यू कैन से कि सर मुझे पता नहीं लगा, बट जो प्रोसेस था वो प्रोसेस आप ब्रांच फॉलो नहीं कर रहे थे और आपने सही रिपोर्ट नहीं किया, तो आपको अपने सिग्नेचर की वैल्यू उस दिन पता चल जाएगी. ठीक है सर. नाउ नेक्स्ट सर इज देयर, आई विल जस्ट रैप अप इन अनदर 2-3 minutes एंड देन. हाँ जी.
यस सर, अदरवाइज तो फिर क्या पर्पज़ है? तो अगर मैंने प्लेन पेपर पे कोई नंबर टाइप ही करना है तो वो तो मैं ब्रांच में कर ही लूँगा सर, अगर मुझे फ्रॉड करना है। सर एक्चुअली बीजी और एलसी दोनों के लिए ये बोलता है, एलसीज आर गेटिंग इशूड नाउ ऑन अ सॉफ्ट कॉपी बेसिस आइदर थ्रू स्विफ्ट इफ इट इज अ फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट or a system called as SFMS, Structured Financial Messaging System, if it is issued inland. But in case of BGs, actually BGs typically get issued to government departments. So they are not happy with something which is a plain piece of paper. They have got used to certain type of format which they see on BGs. So that is the main issue. They are not accepting these BGs issued on these online mediums. Of course, if you look at the master direction of RBI which has come this time on non-fund based limits, it is talking about, which is applicable from April 1, 2026, next year actually. It is actually talking about e-BGs, electronic BGs. We would see how much it gets implemented going forward. But abhi ke liye there is a risk which you are carrying, sir. Non-fund based limit में वो कह रहा है सर, LC's devolved guarantee invoked during the year. It may be adjusted with the account of the customer. It may not get adjusted. Both cases are to be mentioned in point 1. जो adjust हो गए उसको छोड़ दीजिए, जो adjust नहीं हुए point 2 में आ जाएंगे. और तीसरा सर interchangeability. अब ये interchangeability बड़ा unique concept है. What is interchangeability? So you give a limit of say 5 crore to a customer. आप कहते हो सर 3 करोड़ की फंड बेस्ड है, 2 करोड़ की नॉन फंड बेस्ड है, बट देयर इज अ 50 लाख एलिमेंट से, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सर, ऐसा मत मानिए कि एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, ठीक है, विच मे बी यूज फॉर फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड बोथ, टोटल वुड नॉट एक्सीड 50 लैक्स. तो जैसे फिनाकल में एक कंसेप्ट आता है LTL, लिमिट ट्री लुकअप. तो एक तरह से पेड़ हो गया, पेड़ की जो मेन शाखा है वो 5 करोड़ की है, जो उसकी दूसरी टहनियाँ निकल रही हैं उनका टोटल आप करेंगे तो 5 करोड़ से ज़्यादा है, बट इट विल नॉट एक्सीड 5 करोड़, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो वो चलता है सर, ओके है, वी आर एक्सेप्टिंग इट. प्रॉब्लम कहाँ है सर? से एक अकाउंट है, 3 करोड़ की लिमिट थी, फंड बेस फुल्ली यूटिलाइज थी, 2 करोड़ की बीजीज इशूड थी, उसमें से एक बीजी इन्वोक हो गई 50 लाख की. पैसा है नहीं कस्टमर के पास, डेबिट करेंगे सीसी को, अकाउंट वुड बिकम ओवरड्रॉन, वुड स्लिप इनटू NPA कैटेगरी. तो बैंक ने क्या किया कि एक रिवाइज अमेंडमेंट कर दी टू दी सैंक्शन नोट कि भाई हम इंटरचेंजेबिलिटी अलाउ कर रहे हैं बिटवीन फंड बेस एंड नॉन फंड बेस. तो 50 लाख की इंटरचेंजेबिलिटी दे दी. उन्होंने कहा जी कि बीजी तो इन्वोक हो गई तो इट इज़ नॉट यूटिलाइज, सो इट कैन बी नाउ यूटिलाइज फॉर फंड बेस लिमिट. तो मेरी फंड बेस लिमिट कैन गो अप टू 3.5. बीजी को डेबिट कर दिया, उसके अंदर सीसी में, अरे इट इज़ विद इन द लिमिट. सो स्पेसिफिकली पूछ रहा है इंटरचेंजेबिलिटी अलाउड आफ्टर द फैसिलिटीज वर डिवॉल्व इन केस ऑफ LCs और इन्वोकेशन ऑफ BGs सर. It should not, sir. It amounts to a concept called as restructuring, which sir would cover what is restructuring and what is the impact of restructuring on IRAC norms. But it is restructuring and the account should slip into NPA category, sir. ठीक है सर. Suspense sundries we have covered, dormant inoperative हमें पता है, ज़्यादा कुछ बताना नहीं है. FCNR B सर, क्या होता है FCNR? Foreign currency non-resident deposit account, sir. It is a FD in foreign currency. It can be opened by a person who is a non-resident Indian, NRI or PIO, person of Indian origin. You make a FD, it can continue, the person converts to a resident status, it can continue till the maturity, then of course it cannot be renewed. This is what RBI is asking you to check, whether you are allowing an automatic renewal of FCNR deposit, which is not allowed. And please believe me sir, these deposits can be opened at any branch of the bank. It may not necessarily be a forex branch. तो ऐसा मत सोचिएगा ये पॉइंट जब ये एप्लीकेबल, अगर मैं फॉरेक्स ब्रांच का ऑडिट कर रहा हूँ, दीज अकाउंट्स कैन बी ओपन एट एनी ब्रांच ऑफ द बैंक सर. इट मे नॉट बी अ फॉरेक्स ब्रांच. ठीक है सर. मिनिमम बैलेंस तो उसने कहा जी आप ऑटोमेटिकली नहीं लगा सकते, 1 महीने का नोटिस देना है. डॉर्मेंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लगेंगे. आप नेगेटिव बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकते बाय डेबिटिंग मिनिमम बैलेंस चार्जेस. ठीक है. ओके. प्रॉफिट एंड लॉस वी कैन स्किप. गोल्ड बुलियन
बुक्स एंड रिकॉर्ड ये आ रहा है सर नॉट इंटीग्रेटेड, ये जो सेम कंसेप्ट है जो नीरव मोदी स्कैम से आया था, इंटीग्रेशन ऑफ CBS with SIFT. This is only an example, there may be other software also which has an impact, so you need to be careful, sir. Then manual intervention, we have talked what is the manual intervention. Unmatched inter-branch accounts, sir. So the matching of inter-branch accounts is not the responsibility at the branch level, but there is a report of any differences which exist in the inter-branch accounts. Please take that report as on 31st March, see whether it has any impact in your audit, sir. ठीक है, तो मैचिंग उन्होंने नहीं करनी, बट इफ देर इज एनी डिफरेंस द रिपोर्ट इज अवेलेबल, सी व्हाट इम्पैक्ट इट मे हैव ऑन योर ऑडिट, सर. देन early warning we have done, KYC, AML we have done, miscellaneous we have done, any other matters. So this closes what we wanted to cover in LFR. The next speaker is here, already I have taken his time, so I'll stop. Any questions we have, you want to do it now or we can do it later? So we can do it later once sir completes his exercise. So thank you so much for your patient hearing, sir.